स्वागत है आप सभी का नए एक वीडियो लेक्चर में। राजस्थान सर्कल पीएसए का 2021 का क्वेश्चन पेपर करेंगे हम इस वीडियो में। डिपार्टमेंट के सभी क्वेश्चंस को करेंगे। बाकी आपको मैथमेटिक्स और जीके के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ फाइल्स विद सोल्यूशन आपको चाहिए, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। तो रेगुलर क्लासेस में आपको ज्वाइन करने से और क्या फ़ायदा होगा, आपको पीडीएफ फाइल्स, आपका जितना भी सिलेबस बनता है हर एक टॉपिक के लिए पीडीएफ फाइल्स आपको दी जाएंगी। उसके लिए वीडियो लेक्चर्स दिया जाएगा जिसमें अच्छे से आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। डेली आपका एग्जाम होता है टॉपिक वाइज, तो इस तरह से कुछ आपकी तैयारी रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ के फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना एग्जाम जो है आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स परमिटेड इफ वन एंटर्स रॉन्ग लॉगिन और ट्रांजैक्शन पासवर्ड। यदि कोई गलत लॉगिन या लेन देन पासवर्ड दर्ज करता है तो अधिकतम कितने प्रयासों की अनुमति है, यानी कि कितने वो गलत अगर लॉगिन या जो भी उसके ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो डालता है तो कितनी बार वो डाल सकता है गलत, 2, 3, 4 या फिर 5। तो कितनी बार डाल सकता है, 3। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो थोड़ी देर के लिए लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो सही आंसर आ जाएगा आपके पास बी। बट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इन MIS सिंगल अकाउंट। MIS एकल खाते में निवेश की अधिकतम सीमा क्या है, यानी कि MIS में आप मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे MIS में 2 तरह का अकाउंट होता है, एक आपका सिंगल हो जाएगा, ठीक है, जिसे एकल कहा जाएगा। दूसरा है आपका ज्वाइंट अकाउंट। अब इसमें क्या फ़र्क रहता है, पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। 4 लाख, उसके बाद 4.5 लाख रुपए, 5 या फिर 5.5 लाख रुपए। तो अगर सिंगल अकाउंट है MIS का मंथली इनकम स्कीम का, इसमें क्या होता है, आपको हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उसमें आप 4.5 लाख रुपए मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। और दूसरा अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो आप उसमें मैक्सिमम 9 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अप टू विच अमाउंट द डिविजनल हेड कैन सैंक्शन डिसीज्ड क्लेम केस। मृतक दावा प्रकरण को मंडल प्रमुख द्वारा किस सीमा तक स्वीकृत किया जा सकता है, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख। तो किस सीमा तक किया जा सकता है, 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। हाउ मैनी APY अकाउंट्स कैन बी ओपनड बाई एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति कितने APY खाते खोल सकता है। APY अटल पेंशन योजना जो खाते होते हैं कितने खोले जा सकते हैं, ओनली वन, सिर्फ एक खोला जा सकता है, 2, 3 या फिर अनलिमिटेड, कोई भी सीमा नहीं है। कितने तक खोल सकते हैं, सिर्फ एक अकाउंट खोला जा सकता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। विद होम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट कैन बी ओपन ज्वाइंटली। अब वरिष्ठ नागरिक योजना खाता जो होता है आप संयुक्त रूप से उसको खुलवाना चाहते हैं तो किसके साथ मिलकर आप खोल सकते हैं। एक तो सिंगल तो चलिए आपका केवल जो कस्टमर है वही खुलवाएगा, लेकिन अगर वो ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहता है तो किसके साथ खुलवाया जा सकता है, मिलकर। विद फैमिली मेंबर्स, परिवार के किसी भी सदस्य के साथ। विद एनीवन, किसी के साथ भी। ओनली विद स्पाउस, केवल जीवन साथी के साथ। या फिर नॉट विद एनीवन, किसी के साथ भी नहीं। तो अगर आपने सीनियर सिटीजन का ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना है तो आप सिर्फ अपने स्पाउस के साथ यानी कि अपने जीवन साथी के साथ ही खुलवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सी आंसर है सही हो जाएगा। What is the maximum age limit for issuing a non-medical PLI under POLI Rule 2011? POLI नियम 2011 के तहत बिना मेडिकल करवाए PLI करवाने की जो अधिकतम आयु सीमा है वो क्या है, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 या फिर 40 वर्ष। तो कितनी है आपकी, 35 ईयर्स है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। फ्रॉम वेयर PLI RPLI सेल्स फोर्स कैन प्रोस्यूर बिजनेस। PLI RPLI सेल्स फोर्स अपना बिजनेस कहाँ से ले सकता है, विद इन द डिवीजन, विद इन द सब डिवीजन, विद इन पोस्ट ऑफिस या फिर एनी वेयर। तो कहाँ से ले सकता है, कहीं से भी ले सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी, एनी वेयर। बिफोर हाउ मैनी डेज एन इंश्योरेंट कैन प्लेस अ रिक्वेस्ट टू पोस्ट मास्टर इंचार्ज ऑफ CPC, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर का जो इंचार्ज होता है, फॉर कैंसिलेशन ऑफ न्यूली इशूड पॉलिसी। एक बीमा करता कितने दिनों से पहले नई जारी पॉलिसी को रद्द करने के लिए पोस्ट मास्टर या CPC के प्रभारी को अनुरोध कर सकता है, 15 दिन, 25, 20 या फिर 30 दिन। तो कितने दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर उसको करना है, ठीक है, तब वो कैंसिल करवाई जा सकती है। एंडोमेंट एश्योरेंस कैन बी सरेंडर्ड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। बंदोबस्त बीमा पॉलिसी एंडोमेंट एश्योरेंस EA जिसे कहा जाता है
कितने वर्षों के बाद उसको सरेंडर किया जा सकता है? 2 साल, 3 साल, 4 या फिर 5 साल के बाद? तो उसको 3 साल के बाद सरेंडर किया जा सकता है। कौन सी पॉलिसी को कितने समय के बाद सरेंडर किया जा सकता है, कौन सी पॉलिसी में कितने समय के बाद आपको लोन फैसिलिटी मिलेगी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करनी है। लोन कैन बी ग्रांटेड ऑन होल लाइफ एश्योरेंस आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स? संपूर्ण जीवन बीमा पर ऋण कितने वर्षों के बाद दिया जा सकता है? यानी कि आपको होल लाइफ एश्योरेंस में अगर ऋण चाहिए, लोन चाहिए, तो आप कितने समय के बाद दे सकते हैं? 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, 4 या फिर 5 वर्ष के बाद? तो आप इसमें 4 वर्ष के बाद दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने अभी जैसे बोला आपको, लोन कितने समय के बाद ले सकते हैं, सरेंडर कितने समय के बाद कर सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हाउ मच फीस चार्ज फॉर रीडायरेक्शन ऑफ अ लेटर? एक पत्र के पुनर्निर्देशन के लिए कितना शुल्क लिया जाता है? 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये या फिर नो फीस? तो कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। अगर आपने रिकॉल करना है, किसी भी लेटर को वापस बुलाना है, तभी चार्जेस लिए जाएंगे, पुनर्निर्देशन के लिए नहीं लिए जाएंगे। पुनर्निर्देशन के लिए आपसे जो चार्जेस लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं किसी भी पार्सल के ऊपर। अगर उसको उसके डिलीवरी एरिया या जो भी उसका, जहाँ से उसका ओरिजिनल एड्रेस है, उसके बाहर कहीं आपको रिडायरेक्ट करना है इंलैंड पोस्ट में ही, तब उसके लिए पुनर्निर्देशन शुल्क जो है वो लिया जाएगा। अन्यथा किसी भी लेटर के ऊपर बाकी पुनर्निर्देशन शुल्क नहीं लिया जाता है इनलैंड पोस्ट में। और फॉरेन पोस्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं। बट आर दोज पोस्ट ऑफिसेज कॉल्ड विच आर ओपनड ऑन संडे एंड अदर पोस्टल हॉलीडेज? बे डाकघर क्या कहलाते हैं जो रविवार और अन्य डाकघर अवकाश के दिन भी खुले रहते हैं? लीव पोस्ट ऑफिस, हॉलीडे पोस्ट ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस या फिर डे पोस्ट ऑफिस इन? तो क्या कहा जाता है इनको? रात्रिकालीन डाकघर कहा जाता है। अब रात्रिकालीन डाकघर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, संडे और पोस्टल हॉलीडेज वाले दिन ये आपके 10 AM to 5 PM काम करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा यहाँ पे क्या क्या इनमें काम होता है और कौन कौन सा काम सस्पेंड रहता है, यानी कि बंद रहता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार उनको भी नज़र देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बड़ी सी मैक्सिमम टाइम फॉर विच ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज आर केप्ट ओपन? शाखा डाकघरों को अधिकतम कितने समय तक खुला रखा जाता है? मैक्सिमम वर्किंग आवर्स क्या होते हैं किसी भी शाखा डाकघर के, किसी भी ब्रांच ऑफिस के? 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स या फिर 6 आवर्स? तो कितने समय के लिए? 5 घंटों के लिए मैक्सिमम। और मिनिमम कितने घंटों के लिए? 4 आवर्स के लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपके पास सी। इंप्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन मस्ट बी ऑफ विच कलर? फ्रैंकिंग मशीन की शाप कौन से रंग की होनी चाहिए? डार्क ब्लू, ब्लैक, ग्रीन या फिर ब्राइट रेड? तो चमकदार लाल रंग की होनी चाहिए, ब्राइट रेड कलर की होनी चाहिए। डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हु गिव्स द परमिशन टू रिकॉल पोस्टल आर्टिकल्स? डाक लेखों को वापस बुलाने की अनुमति कौन देता है? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, डिलीवरी पोस्ट मास्टर, बुकिंग पोस्ट मास्टर, डिविजनल हेड या फिर सर्कल हेड। अब यहाँ पे ये वाली जो अथॉरिटी है सिर्फ एक व्यक्ति के पास नहीं है, ये बहुत सारे के पास है। आपके पास DG है, उसके बाद पोस्ट मास्टर जनरल है। ध्यान रखना क्या क्या बोल रहा हूँ। एक आपका मैंने बोला डायरेक्टर जनरल, दूसरा मैंने बोला आपका PMG पोस्ट मास्टर जनरल, तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऑथोराइज किया हुआ ऑफिसर होगा वो कर सकते हैं रिकॉल। उसके अलावा अगर फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस है तो फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर कर सकता है, या फिर जो भी पोस्ट ऑफिस का डिविजनल हेड है, ठीक है, वो कर सकता है। यानी कि पोस्ट ऑफिस जिस एरिया में आएगा उस एरिया का जो भी डिविजनल हेड होगा वो उसको रिकॉल कर सकता है। तो यहाँ पे आपका देखिए सर्कल हेड मैंने इसको नहीं बोला क्योंकि मैंने PMG बोला, CPMG नहीं बोला है, सर्कल हेड नहीं होगा। बुकिंग पोस्ट मास्टर का कहीं भी जिक्र नहीं आया, डिलीवरी पोस्ट मास्टर का जिक्र नहीं आया। कौन बच गया? डिविजनल हेड। डिविजनल हेड कर सकता है, PMG कर सकता है, DG कर सकता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिसको ऑथराइज किया जाएगा वो कर सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सी, डिविजनल हेड। तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में ऑप्शंस आपको अलग अलग मिल सकती हैं। आपको नाम दिया हो सकता है, आपको वो हेड ऑफ सर्कल बोला गया हो सकता है, जो ऐसे यहाँ पे जैसे बोला गया, आप में PMG साथ में बोला गया हो सकता है। ध्यान रखना कौन कौन कर सकता है, अब आपकी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ ए लेटर? एक पत्र का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? तो ये क्वेश्चंस आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप मैथ और रीजनिंग के लिए टाइम बचा सकें, क्योंकि इसको पढ़ के आपको 1 सेकंड में आंसर देना है। एक पत्र का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? ऑप्शंस है 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 या फिर 5 किलोग्राम। तो कितना हो सकता है आपका? 2 किलोग्राम हो सकता है। बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। फॉर हाउ मैनी टाइम्स रीपैकिंग चार्जेस कैन बी लीव्ड ऑन अ फॉरेन
बाउंड पार्सल विदेशी पार्सल पर कितनी बार रीपैकिंग चार्जेस या रीपैकिंग शुल्क जो है वो लगाया जा सकता है। अब रीपैकिंग चार्जेस क्या होते हैं? अब मान लीजिए कोई पार्सल भेज रहा है, मेरे जैसा बंदा था, पार्सल उसने पैक किया, रास्ते में जाते जाते वो क्या हो गया, फट गया, ठीक है, या उसमें से कोई भी ऐसा सामान बाहर आ रहा है या वो फट सकता है आगे जाकर, ठीक है, अभी उसकी हालत खराब हो गई है, तो ऐसी स्थिति में पोस्ट ऑफिस क्या करता है, उसको दोबारा से नए कवर में पैक करेगा, तो उसको कहते हैं रीपैकिंग। अब वो रीपैकिंग कितनी बार की जा सकती है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, वो पूछा गया है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस या फिर नेवर। तो कितनी बार? सिर्फ एक बार की जा सकती है। अब पोस्ट ऑफिस उसको एक बार अच्छे से कर देगा तो दोबारा रीपैकिंग क्यों की जाएगी उसकी? सिर्फ एक बार ही की जाएगी, एक बार ही रीपैकिंग चार्जेस आपके लगाए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, सीआरसी सेंड्स बैग्स टू बीच ऑफ द फॉलोइंग फॉर फर्दर डिस्पैच आइदर थ्रू एयर और सरफेस। सीआरसी एयर या सरफेस से आगे बैग भेजने के लिए निम्न में से किसे बैग भेजता है? ट्रांजिट ऑफिस, हेड ऑफिस, रिकॉर्ड ऑफिस या फिर मेल हट? किसको भेजेगा? ट्रांजिट ऑफिस को भेजेगा। What is the limit for cash remittance through departmental employee accompanied by another departmental employee? अन्य विभागीय कर्मचारी के साथ विभागीय कर्मचारी, ठीक है, कोई विभागीय कर्मचारी है उसके साथ अन्य कोई और विभागीय कर्मचारी है, दोनों एक साथ जा रहे हैं, उनके माध्यम से कितना नकद प्रेषण किया जा सकता है? यानी कि अगर कैश भेजना है तो मैक्सिमम किस लिमिट तक भेजा जा सकता है? 5 लाख, 10 लाख, 15 या फिर 25 लाख रुपए तक। तो कितने तक भेजा जा सकता है? 10 लाख रुपए तक भेजा जा सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, हु प्रिपेयर्स एसओ समरी एट हेड पोस्ट ऑफिस? प्रधान डाकघर में एसओ समरी कौन तैयार करता है? पोस्ट मास्टर, डिप्टी पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर या फिर सब अकाउंट असिस्टेंट? किसके द्वारा की जाती है? सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। बीओ समरी इज प्रिपेयर्ड इन विच फॉरम? बीओ समरी किस रूप में तैयार की जाती है? ACG 3A, ACG 67, ACG 22 या फिर ACG 56? तो ACG 3A में तैयार की जाती है एसओ समरी, ACG 3 में तैयार की जाती है बीओ समरी, ACG 3A में तैयार की जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। ट्रेजरर कैश बुक इज प्रिपेयर्ड इन विच फोरम? ट्रेजरर कैश बुक जो होती है कौन से फोरम के ऊपर बनाई जाती है? ACG 1, ACG 2, ACG 3 या फिर ACG 4? तो किसके ऊपर बनाया जाएगा? ACG 2 के ऊपर इसको बनाया जाता है। इसके बाद आपकी एक ट्रेजररी पासबुक आती है, यहाँ तो होगी ट्रेजरर कैश बुक, दूसरी आती है आपके पास ट्रेजररी पासबुक। एक पासबुक है, एक कैश बुक है, ध्यान रखना आपकी ट्रेजररी पासबुक जो होती है ACG 8 के ऊपर उसको बनाया जाता है, और ये कौन से ऊपर बनेगी? ACG 2 के ऊपर बनेगी। ACG 1 के ऊपर क्या बनता है? एचओ समरी, ठीक है, 2 के ऊपर ट्रेजरर कैश बुक, ACG 3 के ऊपर एसओ समरी, ठीक है, ACG 3 के ऊपर बनती है आपकी बीओ समरी, जिसके साथ ये लग गया बीओ समरी होगा, और आपका एक ट्रेजरर पासबुक हो गई, उसमें कौन सा बन जाएगा? आपका ACG 8 में बन जाएगी, और ये आपका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी। For how long the value payable parcel addressed post resident can be retained in the office टू विच दे आर एड्रेस्ड? पोस्ट रेस्टेंट के रूप में संबोधित मूल्य दे पार्सल को वितरण डाकघर में कितने समय के लिए रोककर रखा जा सकता है? अब क्या होता है आपका पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल जो आप भेजते हैं और उसको ऑफिस ऑफ डिलीवरी में रोक के रखा जाता है, ताकि उसका एड्रेस ही कौन होता है? स्ट्रेंजर होता है या ट्रैवलर होता है, यानी कि अजनबी होगा या फिर यात्री होगा, वो खुद उस पोस्ट ऑफिस में जाएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वालों को क्या पता कौन अजनबी है, कौन कहाँ से आया है या फिर कौन यात्री है, तो वो खुद उस डाकघर में जाएंगे, ठीक है, उस डाकघर में उस आर्टिकल को रोक के रखा गया होगा और वहां से वो उसका वितरण लेंगे। लेकिन इसमें एक टाइम लिमिट होती है, कितने समय के भीतर लिया जा सकता है। तो यहाँ पे 2 है आपको, बाकी सारे आर्टिकल्स एक तरफ, वीपी आर्टिकल आपके एक तरफ। तो यहाँ पे क्या बोला गया है हमारे पास, हमें बताना है वीपी आर्टिकल के बारे में। तो यहाँ पे 23 की ऑप्शंस हम देख लेते हैं, 5 दिन, 7 दिन, 15 या फिर 30 दिन। तो कितने समय के लिए किया जाएगा? 7 दिन तक इसको रोक के रखा जाएगा अगर ये वीपी लेख है। लेकिन अगर बाकी कोई भी दूसरा आर्टिकल हो, स्पीड पोस्ट है, रजिस्टर्ड है, पार्सल है, कुछ भी है, तो ऐसी स्थिति में उसको 30 दिन तक या 1 महीना आप कह सकते हैं, 1 महीने तक रोक के रखा जा सकता है। What is the minimum dimensions for a foreign parcel? विदेशी पार्सल के लिए न्यूनतम आयाम क्या है? एक मैक्सिमम, एक मिनिमम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। 100 मिलीमीटर बाई 50 मिलीमीटर, 108 मिलीमीटर बाई 88 मिलीमीटर, 125 मिलीमीटर बाई 75 मिलीमीटर या फिर 140 मिलीमीटर बाई 90 मिलीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 140 बाई 90 मिलीमीटर, ठीक है, 140 बाई 90 मिलीमीटर इसकी मिनिमम जो है न्यूनतम आयाम होने चाहिए। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स आर प्रेजेंटली इन यूज? वर्तमान में कितने सीमा शुल्क घोषणा पत्र उपयोग किए जा रहे हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? कितने हैं? CN 22 एंड CN 23। तो बी ए ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी, 2 प्रकार के।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू का मुख्यालय कहाँ है? हैग, न्यूयॉर्क, वर्न या फिर जनेवा? तो कहाँ पे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान भी है। वर्न स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो यहाँ पे आपकी जो सी आ जाएगी ये आएगी सी। अगला क्वेश्चन आपके पास, वेयर हैज़ द प्राइमरी डाटा सेंटर बीन सेटअप फॉर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? डाक विभाग के आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के लिए प्राथमिक डाटा केंद्र या सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? चेन्नई, नवी मुंबई, बेंगलोर या फिर धनबाद? तो कहाँ पे किया गया है आपका? नवी मुंबई में किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी। IT modernization project of Department of Post has been structured in how many silos? डाक विभाग की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना को कितने साइलो के माध्यम से संचालित किया गया, यानी कि टोटल इसके कितने खंड थे? 5, 6, 7 या फिर 8? तो टोटल 8 सेगमेंट्स के जरिए इसको जो है लागू किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। वेयर इज द डाटा रिकवरी सेंटर? DRC, डाटा रिकवरी सेंटर कहाँ पे है? आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पे डाक विभाग के आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के लिए डाटा रिकवरी सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे एक डिजास्टर रिकवरी सेंटर DRC, तो यहाँ पे डाटा रिकवरी सेंटर की बात की गई है। मैसूर, बेंगलोर, चेन्नई या फिर हैदराबाद? तो कहाँ पे है ये? मैसूर में स्थित है। तो 29 की ए ऑप्शन जो आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अंडर विच ऑप्शन सेट ओपन नीड्स टू बी डन आफ्टर लॉग इनटू द SAP टू परफॉर्म वर्क इन DPMS ऑफ SAP? DPMS क्या होती है? डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास, SAP के DPMS में कार्य करने के लिए SAP में लॉगिन करने के बाद किस विकल्प के तहत सेट ओपन करने की आवश्यकता होती है? जैसे आप क्या करते हैं, आप अपनी ब्रांच ऑफिस में जो डिवाइस होती है RICT, उसमें क्या करते हैं, उसमें पहले डे बिगिन करते हैं, उसके बाद आपको काम करना होता है। सेम यहाँ पे भी वैसे ही चीज़ें होती हैं, आपको कई जगह सेट बिगिन करना होता है, लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पे वही पूछा गया है, FQR, ECP, ZEV या फिर DRM? तो किस में किया जाता है? यहाँ पे बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी, ECP में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच टी कोड इज यूज्ड टू चेक अकाउंटिंग ऑफ इनवाइसिंग ऑफ मटेरियल रिसीव्ड इन SAP में प्राप्त की गई सामग्री के बीज का लेखांकन करने के लिए किस टी कोड का प्रयोग किया जाता है? ZE55, उसके बाद है BD95, MB51 या फिर TP75? तो किसका किया जाता है? MB51 का किया जाता है। ये आईटी मॉडर्नाइजेशन के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके सिलेबस में जितना भी दिया हुआ उसमें कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, यहीं से मिलेंगे आपको, क्वेश्चन पेपर से कर लेने हैं अच्छे से। इन CSI डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट DTR पूछा जाए, फुल फॉर्म क्या होती है? डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस कैन बी जनरेटेड थ्रू विच ट्रांजैक्शन कोड? CSI में डाकघर की दैनिक रिपोर्ट DTR किस लेन देन कोड के माध्यम से तैयार की जाती है? तो किसके माध्यम से तैयार की जाती है? क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास सी होगा, ZFR-DE-new। Which code is used to remit stamps to BOs in core system integrator? कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में BO को टिकट भेजने के लिए किस टी कोड का प्रयोग किया जाता है? BIGO, TIGO, NIGO या फिर MIGO? किसका किया जाता है? MIGO का किया जाता है। डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम IVRS इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज़ बीन सेट अप इन विच प्लेस? डाक विभाग का इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम किस स्थान पर स्थापित किया गया है? मथुरा, वृंदावन, अयोध्या या फिर वाराणसी? तो वाराणसी में स्थित है। डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। हु इज द वेंडर फॉर CSI प्रोजेक्ट? CSI परियोजना के लिए विक्रेता कौन है? इन्फोसिस, TCS, उसके बाद एनेक्स्टर या फिर NISG? तो कौन है? 35 की जो सी ऑप्शन आ जाएगी आपके पास बी, टाटा कंसल्टेंसी। विच टेलीकॉम कंपनी प्रोवाइड्स प्राइमरी नेटवर्क NSP1 टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? कौन सी दूर संचार कंपनी डाक विभाग को प्राथमिक नेटवर्क NSP1 प्रोवाइड करती है? NSP1 की फुल फॉर्म क्या होती है? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। तो कौन है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर? NSP1 कौन है? एयरटेल है, जियो है, BSNL है या फिर वोडाफोन है? तो कौन है? BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड है। उसके बाद आपके पास द सिलेक्शंस प्रोवाइडेड ऑन द सॉर्टिंग केसेस शुड बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल टैरिफ पैटर्न ऑफ हाउ मैनी ईयर्स? सॉर्टिंग केस में दी गई सिलेक्शन पिछले कितने वर्षों के वास्तविक ट्रैफिक पैटर्न पर आधारित होती है, यानी कि पिछला कितना रिकॉर्ड चेक किया जाता है? 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का या फिर 4 साल का? तो 2 वर्ष का देखा जाता है, उसी के हिसाब से सिलेक्शन जो है किसी भी सॉर्टिंग केस के ऊपर छंटाई बॉक्स जो होता है उसके ऊपर प्रोवाइड करवाई जाती हैं।
Which of the stamps and seals must be available with a set in RMS और sorting office? RMS छंटाई कार्यालय के प्रत्येक सेट को कौन कौन सी सीलों और मोहरों की आपूर्ति की जाती है, यानी कि RMS या sorting ऑफिस में जो भी स्टैंप्स या सील्स होंगी कौन कौन सी होंगी? डेट स्टैंप, नेम स्टैंप, डेट सील या फिर ऑल दी अबव, तो ये सारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी कौन सी होती है? इंश्योरेंस सील बुक, इसको दी जाती है, ध्यान रखना, पढ़ लेना, ठीक है, एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेन्ड लेट फी नोट पेड, वो वाली किसको दी जाएगी? इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी ये वाली जो है ये सभी को दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, हु राइट्स द मेल एब्स्ट्रैक्ट, डाक सार किसके द्वारा लिखा जाता है? ऑप्शन है IRM, ठीक है, इंस्पेक्टर, रेलवे मेल सर्विस, हेड sorting असिस्टेंट, प्रधान छंटाई सहायक, SRO सब रिकॉर्ड ऑफिस, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर किसके द्वारा लिखा जाता है? हेड sorting असिस्टेंट के द्वारा लिखा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। बट कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ बैग्स दैट आर ड्यू टू बी ओपनड इन ईच सेट ऑफ CRC, CRC के प्रत्येक सेट में खोलने जाने वाले बैग का रिकॉर्ड किस में होता है? मेल एब्स्ट्रैक्ट में, ड्यू मेल लिस्ट में, ड्यू बैग लिस्ट में, या फिर बैग एब्स्ट्रैक्ट में? किस में होता है? ड्यू मेल लिस्ट में होता है। ये ड्यू मेल लिस्ट क्या होती है? अपेक्षित डाक सूची जो होती है, इसमें क्या बताया जाता है? कौन से बैग आपको भेजने हैं, कौन से बैग आपको रिसीव करने हैं, कौन सी डाक आपको रिसीव करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें किस में रहेंगी? ड्यू मेल लिस्ट में रहेगी। तो बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्रेजररी पासबुक इज प्रिपेयर्ड इन विच फॉरम, ट्रेजररी पासबुक कौन से फॉरम में तैयार की जाती है? हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, ये फॉरम नंबर वाला एक आया था हमारे पास, ट्रेजररी कैश बुक, दूसरी आ गई है हमारे पास पासबुक। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या बोली गई है? ACG 6, ACG 7, ACG 8 या फिर ACG 9। तो कौन से फॉरम के ऊपर? ACG 8 के ऊपर इसको बनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। बट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, नकद में डाक के पूरा भुगतान के लिए लेखों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 200, 400, 500 या फिर 1000? कितनी होनी चाहिए? 500 होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, बट इज द रेंट ऑफ अ पोस्ट बॉक्स और ए पोस्ट बैग फॉर 1 क्वार्टर, तो एक क्वार्टर के लिए पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का किराया कितना है? क्वार्टर का मतलब वो नहीं है जो आप अभी सोच रहे हैं, इसका मतलब तिमाही, यानी कि 3 महीनों का किराया कितना है? तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे और लिखा है या फिर एंड लिखा है? अगर तो और लिखा है, इसका मतलब पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग दोनों में से एक को किराए पर लिया गया है। अगर बीच में एंड लिख दिया है, इसका मतलब दोनों को एक साथ किराए पर लिया गया है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग यानी कि दोनों में से एक को किराए पर लिया गया, कितने आपको एक तिमाही के लिए उसका किराया देना होगा? 50 रुपये, 100 रुपीज़, 75 या फिर 80 रुपीज़। कितने देने होंगे आपको? 50 रुपये देने होंगे। लेकिन अगर वहीं पे आपने एंड यहाँ पे लिखा होता है, तब क्या आंसर हो जाता है? तब हो जाता है 80 रुपीज़, यानी कि दोनों का एक साथ तिमाही का किराया कितना होता है? 80 रुपये। इन हाउ मैनी डिनोमिनेशंस इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स आर अवेलेबल, भारतीय पोस्टल ऑर्डर कितने के मूल्य वर्ग में उपलब्ध है? 5, 6, 7 या फिर 8? टोटल कितने मूल्य वर्ग हैं? 8। और हाईएस्ट डिनोमिनेशन वाला IPO कौन सा होता है? 100 रुपीज़ वाला। The demurrage charges on VP article is recovered from addressee after how many days? VP लेख पर विलंब शुल्क कितने दिनों के बाद प्राप्तकर्ता से वसूला जाएगा? तो यहाँ पे क्या ऑप्शंस दिए हैं? 5 दिन, 6, 7 या फिर 8? कितने दिनों के बाद? 7 दिन के बाद वसूला जाएगा। अगर यहाँ से पूछा गया होता है कि कौन से दिन से किया जाएगा, कौन से दिन से वसूला जाएगा, तो 8वें दिन से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? कौन से दिन के बाद वसूला जाएगा, तो यानी कि 7वें दिन के बाद 8वें दिन से शुरू हो जाएगा। The printed paper service in foreign post corresponds to which service in inland post? विदेशी डाक में मुद्रित कागज सेवा अंतर्देशीय डाक की किस सेवा से मेल खाती है? यानी कि आपका जैसे प्रिंटेड पेपर है फॉरेन पोस्ट में, वैसे ही इनलैंड पोस्ट में आपकी कौन सी डाक है, यानी कि इससे मिलती जुलती डाक कौन सी है? प्रिंट टू पोस्ट, बुक पैकेट, न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन? तो कौन सी है? बुक पैकेट है। बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। Who is the competent authority for granting bulk bag facility for printed papers under bulk bag system? bulk bag system के तहत प्रिंटेड पेपर के लिए bulk bag सुविधा प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? सेक्रेटरी पोस्ट, DG पोस्ट, उसके बाद है DDG-IR या फिर हेड ऑफ सर्कल? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास आ जाएगा डी, हेड ऑफ सर्कल, CPMG है। यानी कि आपको अगर विदेशी पोस्ट के लिए प्रिंटेड पेपर्स के लिए बल्क बैग सिस्टम वाली सुविधा चाहिए तो आपको किसे बताना है? सर्कल के ऑफिस को बताना है, ठीक है, सर्कल के प्रमुख को, हेड ऑफ सर्कल यानी कि CPMG को बताना है। बट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर फॉरेन पैकेट कंटेनिंग ब्रेल स्क्रिप्ट? तो यहाँ पे ब्रेल लिपियों वाले विदेशी पैकेट के लिए अधिकतम वजन सीमा क्या है? ऑप्शंस यहाँ पे 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 7 या फिर 10 किलोग्राम।
तो क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर सी 7 kg। अब कईयों ने बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़ा होता है हर एक लाइन को, वो तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि किस चीज़ के बारे में बात की गई है। अब जो मेरे जैसे ऊपर ऊपर से ही पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ हाँ ये हो गया, ये वाला भी हो गया, उनके लिए यहाँ पे समझना मुश्किल है कि किसकी बात की गई है। अब यहाँ पे ब्रेली स्क्रिप्ट की बात की गई है, तो ये क्या चीज़ होती है। अब ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि आपने जो ब्रेली स्क्रिप्ट है, यानी कि ये आपकी एक लिपि होती है, एक तरह की ब्रेल लिपि होती है, जिसके आपके आर्टिकल आप उसमें ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में भेज सकते हैं, ठीक है, इसके लेखों को भेजा जा सकता है। तो ये हो जाएगा ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, यानी कि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट की यहाँ पे बात की गई है, अंधसित्ते पैकेट की बात की गई है। तो कितना मैक्सिमम वेट होता है उसका 7 kg, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बड़ी सी मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ एरोग्राम, एरोग्राम की अधिकतम वजन सीमा क्या है। 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 या फिर 6 ग्राम। तो कितनी होती है, 3 ग्राम होती है। तो क्या ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास से। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच एनी फॉरेन पार्सल कैन बी इंश्योर्ड इन बीओस। ब्रांच ऑफिसेज में किसी भी विदेशी पार्सल का अधिकतम कितना बीमा किया जा सकता है, यानी कि आप बीओ में मैक्सिमम कितनी इंश्योरेंस कर सकते हैं। 500, 600, 700 या फिर 1000। तो 600 रुपीज़ तक की जा सकती है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। तो ये था राजस्थान सर्कल का आपका PSA का 2021 का क्वेश्चन पेपर। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर नहीं है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो 50 आपके क्वेश्चंस हैं टोटल, आपके 47 तक तो बिल्कुल आराम से सही होने चाहिए। बाकी 2-3 चलिए नहीं आते हैं, तो सभी को कभी ऐसा हो नहीं सकता कि सभी को सभी क्वेश्चंस आते हों, ठीक है। तो आपको भी अगर 47 इसमें से आते हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल सही है। नहीं आते हैं तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, तो आपको हमें मैसेज कर देना है, हमारे साथ जुड़ जाना है, अच्छे से तैयारी करवाएंगे। यहाँ पे आपके बिल्कुल सारे क्वेश्चंस आपको आते होने हैं, देखना एग्जाम तक आपको बिल्कुल हर एक क्वेश्चन पेपर का हर एक क्वेश्चन आता होगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाएंगे। बाकी आपको रेगुलर क्लासेस का मैंने बोल दिया, इन सभी क्वेश्चन पेपर्स की PDF फाइल्स चाहिए तब भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इसी नंबर के ऊपर भी सोल्यूशन हम आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू। और बाकी आपको गलत क्वेश्चन के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना है।